दोस्तों, आप सभी का कहानी यूँ अचानक से आंख बंद होने के कारण निधि घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन हो सकता है जो उसकी आंखें इस तरह से बंद किए हुए है। वो इंसान धीरे धीरे निधि के सामने आने लगता है। निधि भी चुपचाप उस शख्स के सामने आने का इंतजार करती है। अचानक से अनजान चेहरे को देखकर वो लड़का घबराकर अपना हाथ निधि की आंखों पर से हटाते हुए पूछने लगता है, आप कौन हैं? सुनंदा काकी कहाँ हैं? आपको पहले मैंने कभी नहीं देखा और इस तरह से आप महल के गार्डन में कैसे बैठ सकती हैं? यहाँ सुनंदा काकी का कमरा था, मुझे लगा वही बैठी होंगी, इसीलिए मैंने उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए ऐसा किया। लड़की की घबराहट देखकर निधि शांत स्वर में कहती है, मैं उनके साथ ही रहती हूँ और इस वक्त महल में पार्टी चल रही है, इसीलिए वो वहीं पर हैं। लेकिन पहले आपको कभी नहीं देखा है। आप काकी की क्या लगती हैं? ये आप काकी से ही पूछ लीजिएगा तो बेहतर होगा। इतना बोलकर निधि कमरे में वापस जाने लगती है। उसे इस तरह एटीट्यूड में जवाब देकर जाते हुए देखकर लड़का चेहरे को गोल गोल घुमाते हुए कहता है कि वाह, क्या बात है, मेरी ही महल में मुझसे एटीट्यूड दिखाकर जाने वाली ये लड़की कौन है? अब तो इसके बारे में जानना ही होगा। निधि कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। लड़का भी वापस महल की तरफ लौट आता है। ऐश्वर्या दौड़ते हुए आकर लड़की के गले लगते हुए कहती है, देखिए मासा, साहिल भाई आ गए। भाई, आपको तो लेने के लिए रोहित भाई गए थे, फिर आप यूँ अचानक कैसे आ गए? तुम्हारे भाई की सरप्राइज़ देने वाली आदत के बारे में हम सभी जानते हैं। मैं वहाँ एयरपोर्ट पे जनाब का इंतज़ार कर रहा हूँ और वो भाई साहब घर पहुँच चुके हैं। पहले बता दिया होता तो कम से कम झूठ मूठ एयरपोर्ट तक दौड़ तो नहीं लगानी पड़ती। अच्छा ये बताओ, मासा बाबा साहब से मिले कि अभी भी कुछ सरप्राइज़ बाकी रह गया है? क्या यार रोहित, तू कब तक मुंह फुला के बैठा रहेगा? मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे देखकर खुश हो जाओ, लेकिन यहाँ का माहौल तो कुछ अलग ही लग रहा है। मुझे देखकर शायद किसी को खुशी नहीं हुई, सभी अपना अपना मुंह फुलाए हुए हैं। अरे कौन कहता है कि हम खुश नहीं हैं? अपने लगते जिगर को देखने के बाद आपको देखकर हमारी तो उम्र ही बढ़ गई। दादाजी का पैर छूते हुए साहिल कहते हैं कि एक आप ही हैं जो मेरे सरप्राइज में छुपे प्यार को समझते हैं। बाकी सबको तो सब कुछ गलत ही लगता है। मेरे प्यार की इस घर में किसी को कदर ही नहीं। बेवजह में इतनी दूर आकर गलती कर दी। मैं फिर से वापस चला जा रहा हूँ। अब बस भी कर अपनी नौटंकी। अगर नौटंकी ख़त्म हो गई हो तो चलो बाबा सा, इंतज़ार कर रहे हैं। माँ का पैर छूते हुए साहिल पूछते हैं कि कैसी हैं आप मासा? इतने दिनों बाद मासा की याद आ रही है। अगर घर में पार्टी ना होती तो शायद तुम्हें अभी भी देखने के लिए इस माँ की आंखें तरस रही होती। वैसे अगर आप आ ही गए हैं तो फटाफट तैयार भी हो जाइए, क्योंकि मेहमानों का आना शुरू हो गया है। अरे थोड़ी देर रुक जाइए, उसको बैठने दीजिए मेरे पास। आया नहीं कि आपके फरमान जारी हो गए। कम से कम इस माँ को कुछ देर अपने बेटे को आंख भर के देख तो लेने दीजिए, फिर तैयार होता रहेगा। इतने दिनों के बाद मेरा बच्चा वापस लौट कर आया है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की दुनियादारी के चक्कर में फिर से इस माँ को अपने बच्चे को देखने के लिए तरसना पड़े। अब आपका बच्चा यहीं रहने वाला है, जितना जी में आए उतना देखिएगा। हम नहीं रोकेंगे, लेकिन कम से कम आज समय पे तैयार होकर उन्हें पार्टी में पहुंचने दीजिए, क्योंकि आज की खास पार्टी उन्हीं के लिए दी गई है और सारे मेहमानों को उनका ही इंतज़ार है। इसीलिए अब आप माँ बेटी जल्दी से जल्दी नीचे पहुँचिए। रोहित, तुम हमारे साथ आओ, हमें तुमसे कुछ काम है। परिधि, तुम तैयार नहीं हो रही हो? क्या तुम्हें पार्टी में शामिल नहीं होना? जब आप ही नहीं जाना चाहते तो मैं नीचे जाकर क्या करूँगी? और वैसे भी आप जानते ही हैं कि जहाँ आप नहीं होते वहाँ मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। परिधि, तुम मेरी वजह से क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? मेरी वजह से अपनी खुशियों को कुर्बानी मत दो। मैं जानता हूँ कि
तुम सिर्फ मेरी वजह से अपने आप को लोगों से दूर रखना चाहती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सिवा और भी लोगों के संपर्क में आओ और सबसे मिलजुल कर खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे के अलावा और कोई खुशी नहीं दे पाऊँगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अगर इस कमरे में हैं तो मेरी दुनिया यहीं पर है। अपने दुख को सॉरी आपने खुद ही अपने आप को इस कमरे में कैद कर रखे हैं। परिवार वाले तो चाहते ही हैं कि आप सबकी तरह सामान्य ज़िंदगी जिएं और बाहर की दुनिया देखें, लेकिन आपने ना जाने किस वजह से अपने आप को इस कमरे में कैद कर रखा है। अगर मुझे नीचे भेजना चाहते हैं तो आपको भी तैयार होकर मेरे साथ चलना होगा। सुनंदा काकी भी बुलाने के लिए आई थी। कह रही थी मासा ने उन्हें आपको तैयार होने के लिए कहने को भेजा था। तुम तो जानती ही हो कि पार्टी में तरह तरह के लोग आते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, जिसे सुनना मुझे पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मासा, बाबा सा और तुम्हें बेवजह की बातें सुननी पड़े। इसीलिए मैं इस कमरे में ही ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे और मेरे परिवार की खातिर पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। परिधि पार्टी में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सुबिग की बात का अनादर भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए मुझे मन से तैयार होकर नीचे सबके पास आ जाती है। साहिल अपनी माँ सुनैना जी के साथ नीचे आते हैं। सभी की निगाहें उनकी तरफ थी, लेकिन उनकी निगाहें अपने भाई सुबिग को ढूंढ रही थी। सुबिग को पार्टी में देखकर वो आंखों ही आंखों में परिधि से सवाल करते हैं। परिधि के उदास चेहरे को देखकर साहिल को सुबिग के नीचे ना आने का कारण समझ में आ चुका था। वो पार्टी को बीच में छोड़कर सुबिग के कमरे में जाते हैं। कमरे में एकदम शांति पसरी हुई थी। साहिल दबे कदमों से सुबिग के पास आकर उनके गले लगते हुए कहते हैं, भाई आपने कैसे सोच लिया कि आप मेरे जन्मदिन में शामिल नहीं होंगे और मैं अपनी खुशियाँ अकेले ही मना लूँगा? आपके बिना तो मैं अधूरा हूँ। नीचे चलिए, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी वजह से भाभी भी उदास है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना जन्मदिन ना मनाऊं? सुबिग साहिल के सिर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि मेरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मुझे ये भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। ऐसी जगहों पे मुझे घबराहट होने लगती है। फिर जिद क्यों कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से परिधि को समझा बुझा कर भेजा है। मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। आप फटाफट 2 मिनट में तैयार हो जाइए, वरना मैं पार्टी कैंसिल कर दूँगा। अब फैसला आपके हाथ में है। सुबिग जानते थे अपने भाई को, इसीलिए साहिल और रोहित के साथ नीचे आते हैं। साहिल केक काट कर सबसे पहले दादाजी, फिर मासा और बाबा साहब को खिलाते हैं। उसके बाद बड़े भाई सुबिग और भाभी परिधि को, और सबसे लास्ट में रोहित की तरफ केक बढ़ाते हुए कहते हैं कि लो यार, अब तुम भी केक खाकर मुंह मीठा करो। रोहित आगे बढ़ाकर मुंह खोलते हैं तो साहिल केक रोहित के चेहरे पर लगाते हुए उनके गले लग कर कहते हैं, इतने दिनों मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरे यार। कार्तिक इस वक्त अपने जीवन में घट रही अप्रत्याशित घटनाओं से बहुत ही हताश और परेशान थे। पहले विवाह के लिए पूर्वी को पसंद करना, अनजाने में निधि से गठबंधन होना, जिस लड़की को ना उन्होंने पहले देखा था और ना ही अपने लिए पसंद किया था, लेकिन अनजाने में ही दोनों का रिश्ता जुड़ जाने के बाद कार्तिक का निधि के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कब निधि से प्रेम हो गया। इस बात का एहसास उन्हें तब हुआ जब निधि उनके जीवन से बाहर चली गई। निधि के साथ बिताए अपने मधुर पलों को जब भी वो याद करते तो उनका मन उन्हें बेचैन कर देता है, और उस बौखलाहट को दबाने के प्रयास में उनका जीवन और भी उलझता जा रहा था। दिन रात वो अपने आप को ऑफिस के कामों में उलझाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी एकांत के पलों में उन्हें बार बार निधि के साथ किए हुए अपने दुर्व्यवहार उन्हें आत्मग्लानि पर मजबूर कर देता था। बेटी की ऐसी दशा देखकर यशोदा जी चिंतित थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस विषय में कार्तिक को कैसे समझाएं और क्या समझाएं। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि कार्तिक निधि के इस तरह बिना बताए चले जाने के बाद उनके बारे में इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं।
माँ का मन बेटे को इस तरह हर पल घुट घुट के जीते हुए देखकर बेचैन हो रहा था। आखिर वो फैसला करती हैं कि वो कार्तिक को इस विषय में समझाने की कोशिश करेंगी। आखिर जानना तो पड़ेगा ही कि कार्तिक के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। क्या वो निधि को वापस लाना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। शाम को ऑफिस से कार्तिक के आने के बाद यशोदा जी कार्तिक को चाय पीने के लिए नीचे आने को कहती हैं। कार्तिक का मन तो नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ की बात को टाल नहीं सकते थे, इसीलिए फ्रेश होकर यशोदा जी के कमरे में पहुँच जाते हैं। कुछ देर तक दोनों शांत होकर चाय की पीने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन दोनों के मन में ही बेचैनी थी। इसीलिए यशोदा जी सीधे सीधे अपनी बात को रखते हुए कहती हैं, कार्तिक, निधि के जाने के बाद जिस तरह से तुम घुटन भरी जिंदगी जी रहे हो, वो देखकर बेटा मुझे बहुत तकलीफ होती है। अगर तुम निधि को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए थे और तुम दोनों के बीच जो कुछ भी अनबन हुई जिसके कारण निधि को जाना पड़ा, मैं उस विषय में तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगी, क्योंकि ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर था। लेकिन अब जिस तरह से तुम्हारा जीवन प्रभावित हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में एक निष्पक्ष फैसला लो। अगर तुम्हें निधि जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं थी, तो तुम अब निधि के चले जाने के बाद पूर्णतः स्वतंत्र हो। इसीलिए अपने जीवन का नया आगाज़ करो, क्योंकि अकेले ऐसी घुटन भरी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि एक ऐसा हमसफ़र हो जो तुम्हारे साथ तुम्हारे सुख दुख का साथी बने और तुम्हें इस अप्रत्याशित घटना से बाहर लाए। एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारा जीवन ऐसे नष्ट होते हुए नहीं देख सकती। मेरे भी कुछ अरमान हैं जिसे पूरा करना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। आखिर कब तक तुम निधि के जाने का शोक मनाते रहोगे? तुमने निधि को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुम उसे स्वीकार नहीं कर पाए हो। तो फिर उसके चले जाने के बाद इस तरह अपने आप को बांध कर रखना और जीवन में आगे ना बढ़ना कहाँ की समझदारी है? मेरी बात मानो तो अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। कार्तिक चुपचाप यशोदा जी के हाथ में निधि का लिखा हुआ पत्र पकड़ा कर अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। यशोदा जी निधि का पत्र पढ़ने के बाद दोनों की मन स्थिति को भांप कर दुखी होती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, लेकिन फिर भी ना जाने किस गलत फहमी के कारण एक दूसरे की तकलीफ का कारण बन बैठे हो। अब तो ईश्वर ही जानते हैं कि तुम दोनों के रिश्ते की डोर तुम दोनों को किस मोड़ तक ले जाती है। मैं तो माँ होने के नाते बस इतना ही प्रार्थना कर सकती हूँ कि भगवान आगे तुम दोनों को और तकलीफ़ ना देते हुए तुम दोनों को जल्दी से जल्दी एक दूसरे से मिला दे। जहाँ तक तुम दोनों के बारे में मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और के साथ जीवन में आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकती। इसीलिए दोनों का मिलना ही सही होगा। बाकी ईश्वर जाने तुम दोनों के भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि जिस तरह से विवाह हुआ और तुम दोनों एक हुए, हो सकता है आगे भी ईश्वर ने दोबारा से तुम दोनों के मिलन के लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा हो। साहिल के जन्मदिन की पार्टी धूमधाम और खुशियों के बीच संपन्न हो गई थी। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सुबिग्गी बहुत ही होनहार और देश के जाबाज सिपाही थे, लेकिन आपातकालीन गोलीबारी में अचानक से पैर जख्मी हो जाने के कारण जान बचाने के लिए पैर को काटना पड़ा, जो उनके जीवन को बचाने के लिए आवश्यक था। जिस वक्त सुबिग्गी जी के साथ ये हादसा हुआ, उसके पहले पिछली बार ही छुट्टी में परिधि के साथ इनकी इंगेजमेंट परिवार वालों ने करवा दी थी और नेक्स्ट छुट्टी में उनकी शादी करवाने की प्लानिंग थी। लेकिन अचानक से दुर्घटना हो जाने और पैर कट जाने के बाद सुबिग्गी अपने जीवन से पूरी तरह से निराश हो गए थे। लेकिन इस दुखद घड़ी में भी परिधि ने सुबिग्गी का साथ नहीं छोड़ा। सुबिग्गी ने शादी के लिए मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि एक अपाहिज का बोझ जिंदगी भर परिधि को उठाना पड़े। परिधि उनसे बेहतर जीवन साथी की हकदार थी।
इस बात को वो अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन परिधि ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि अगर ये हादसा शादी के बाद हुआ होता तो क्या आप मुझे ऐसे ही छोड़ देते? मैंने सगाई के वक्त ही आपको अपने जीवन में शामिल कर लिया था, इसीलिए अब ये बात कोई मायने नहीं रखती कि अचानक से हुई इस दुर्घटना के कारण इस शादी को रोका जाए। इसीलिए निश्चित समय पर ही ये शादी होगी। इस बीच सुविज्ञ ने कई बार परिधि को समझाने की कोशिश की, अपने परिवार वालों को भी कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन परिधि की जिद और सुविज्ञ के प्रति प्यार को देखकर परिवार वालों को इस विवाह के लिए अपनी तरफ से रजामंदी देनी पड़ी। परिधि का सुविज्ञ के प्रति प्यार ही था जो पिछले 4 वर्षों से दोनों एक दूसरे के साथ सुखी और खुश रहकर अपना जीवन एक दूसरे को समर्पित किए हुए हैं। दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। सुविज्ञ भले ही कभी कभी हताश होकर परिधि को इस रिश्ते में बंधा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन परिधि ने कभी भी सुविज्ञ को बोझ नहीं समझा, बल्कि वो तो सुविज्ञ के साथ एक नॉर्मल कपल की तरह जीवन जी रही थी। जैसे जैसे रात ढल रही थी, महल के अंदर पार्टी की रौनक बढ़ती ही जा रही थी। निधि कमरे में आकर किताब के पन्ने पलट तो रही थी, लेकिन उसका दिमाग इस वक्त कहीं और ही घूम रहा था। उसे अपनी शादी से लेकर कार्तिक के साथ बिताई हुई वो रात भी याद आ रही थी, जब कार्तिक ने अपने दिल का हाल उसके सामने अपने शब्दों में बयां किया था। भले ही कार्तिक नशे में थे, लेकिन अब तक दबाए हुए जज्बात उस रात में निधि के सामने उजागर हो गए थे। ये सब सोचते सोचते अनायास ही निधि के चेहरे पे मुस्कुराहट खिलाई थी, लेकिन उसके बाद हुए घटनाक्रम याद आते ही उसके चेहरे पे उदासी ने फिर से अपना डेरा जमा लिया। वो किताब को एक तरफ रखती है, सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद उसकी आंखों से शायद नाराज हो गई थी। इसीलिए करवटें बदलते रहने के बाद भी नींद ना आने पर वो चुपचाप उठकर अपने बैग के पास पहुंचती है और बैग में से अपने साथ लाए हुए एकमात्र कार्तिक का फ़ोटो निकालकर काफ़ी देर तक उसे देखती रहती है और कार्तिक के चेहरे पे हाथ फिराते हुए कहती है कि कार्तिक, हम आपको भूल नहीं पाए और शायद जीवन में कभी भी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपने आराध्य से आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी रहें, आपको हमेशा आपके हिस्से की खुशियाँ मिलती रहे। आपने हमारा पत्र पढ़कर पता नहीं हमें माफ़ किया या नहीं। कार्तिक लैपटॉप पे काम करते हुए अचानक से हिचकी लेने लगते हैं। पास में रखा हुआ पानी गिलास में पलटकर पीते हैं और कुछ देर के लिए चहलकदमी करते हुए अचानक से मन में आई बेचैनी को शांत करने की कोशिश करने लगते हैं। यशोदा जी बेटी को ऐसी चहलकदमी करते हुए देखकर उनके पास आकर पूछती हैं, क्या बात है कार्तिक, तुम परेशान हो, नींद नहीं आ रही? नहीं माँ, मैं तो ऑफिस के काम कर रहा था कि अचानक से मन में बेचैनी सी होने लगी, इसीलिए थोड़ा टहलने लगा। आप जाकर सो जाइए। महल में चल रही पार्टी की अवधि खत्म हो जाने के उपरांत सुनैना जी सुनंदा को बुलाकर निधि के लिए ढेर सारा खाना पैक करवा देती हैं और कहती हैं कि उसे ज़रूर खिला देना, क्योंकि तबीयत खराब होने पर खाली पेट नहीं रहना चाहिए। अगले दिन नियत समय पर निधि ऐश्वर्या को पढ़ाने के लिए महल में प्रवेश करती है। महल में प्रवेश करते ही वो किसी अनजान शख्स से टकरा जाती है। तभी किसी की मजबूत बाहों का सहारा पाकर उठ खड़ी होती है। नज़र उठाने पर दोनों शख्स एक दूसरे को आमने सामने देखकर चौंकते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ, शायद तुम भूल रही हो। तुम इस वक्त जिस घर के अंदर खड़ी हो वो मेरा घर है। और तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल तो पूरी एटीट्यूड की दुकान बनी फिर रही थी और आज अचानक से मेरे घर में घुस आई। तुम्हें पता भी है महल में हर किसी का आना अलाउ नहीं है, फिर तुम यहाँ कैसे चली आई? क्या तुम्हें वॉचमैन ने रोका नहीं? तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम निहायत ही बदतमीज इंसान हो। अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब पूरे हो गए हों तो रास्ता छोड़ो और मुझे अंदर आने दो। ओ हेलो मिस, आप जो कोई भी हो।
जब तक अपना परिचय नहीं देंगी मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। क्यों? तुम्हें इस महल का नया वॉचमैन नियुक्त किया गया है जो सबका परिचय पूछते फिर रहे हो। दोनों की आपस में बहस जारी रहती। अगर सामने से सुनैना जी आकर दोनों को रोकती नहीं तो सुनैना जी दोनों के सामने आकर परिचय कराते हुए कहती हैं, निधि, ये मेरा छोटा बेटा साहिल है और साहिल ये सुनंदा आंटी की बेटी निधि है। इस वक्त महल में ऐश्वर्या को पढ़ाने के लिए आती है। ये सुनंदा आंटी की बेटी की पैदा ये सुनंदा आंटी को बेटी कब पैदा हो गई? जब तक मैं यहाँ था मैंने तो कभी भी उनकी किसी बेटी का जिक्र नहीं सुना। फिर अचानक से कुछ सालों में उनकी बेटी कहाँ से आ गई? इस बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। इस वक्त बस आप इतना जान लीजिए कि निधि इस महल में रहने वाले परिवार का हिस्सा है। जी मासा, आपको जैसा ठीक लगे, मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरे आने की खुशी में पार्टी दी है तो मुझे इस वक्त निकलना होगा। साहिल सुनैना जी को इस बात बताते हुए गाड़ी की चाबी घुमाते हुए बाहर निकल जाते हैं। निधि चुपचाप ऐश्वर्या के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सुनैना जी निधि को रोक कर कहती हैं कि निधि, साहिल के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। अरे नहीं रानी माँ, आपको इसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ साहिल जी को गलतफहमी हो गई होगी और वैसे भी उनकी बातें ठीक ही हैं। अचानक से मेरा आना उन्हें पता नहीं है, इसीलिए उनका चौंकना लाजमी है। ऑफिस से लौटकर कार्तिक सीधा अपने कमरे में चले गए। उनके इस अप्रत्याशित व्यवहार को देखकर यशोदा जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने आश्चर्य होता है कि आज से पहले कभी भी कार्तिक ने ऐसा नहीं किया। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें ऐसा करना पड़ा? आज कार्तिक का ऐसे ऑफिस से जल्दी चले आना और बिना उनसे बात किए चुपचाप कमरे में चले जाना यशोदा जी को अखर रहा था, क्योंकि आज से पहले कार्तिक ने कभी भी उनको इस तरह से अनदेखा नहीं किया था। फिर आज ऐसी क्या वजह हो गई जो उन्हें सामने बैठी माँ नज़र नहीं आई और उन्होंने सीधे अपने कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लिया। ज़रूर इसके पीछे कोई सीरियस बात है, नहीं तो कार्तिक ऐसा नहीं करते। मुझे पता लगाना होगा। कार्तिक की बेचैनी और बौखलाहट का कारण। यशोदा जी मन ही मन दृढ़ निश्चय करते हुए कार्तिक के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। माँ की आवाज़ सुनकर ना चाहते हुए भी कार्तिक को दरवाज़ा खोलना पड़ता है। कार्तिक कमरे का दरवाज़ा खोलकर यशोदा जी की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ देर पहले उन्होंने काफ़ी आंसू बहाए हैं और इस वक्त वो अपनी माँ को अपने आंसुओं से भरा चेहरा नहीं दिखाना चाहते। इकलौते बेटी की ऐसी हालत देखकर यशोदा जी का मन बेचैन हो गया था। वो कार्तिक का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बेचैनी से सवाल करती हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो कार्तिक जैसे गंभीर शख्सियत को भी कमज़ोर बना दिया। आखिर कार्तिक के इस तरह कमज़ोर पड़ने के पीछे कौन सी बात है जो उन्हें इस तरह से तोड़ रही है? कार्तिक यशोदा जी के गले लगकर अपने ज़बरदस्ती रोके हुए आंसुओं को और अधिक रोक नहीं पाते और यशोदा जी उन्हें चुप रहने के लिए कहती हैं और सामने बैठाते हुए पूछती हैं कि कार्तिक, पहले आप ये बताइए कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह से कमज़ोर पड़ रहे हैं? हम जानना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब ना हो तो हमें सच बता दीजिए कि ऐसा क्या हुआ है जो आप इस तरह से बेचैन हुए जा रही हैं। माँ, अब तक जो उम्मीद थी वो चकनाचूर हो गई। अब तक मेरे मन में एक उम्मीद थी कि निधि मेरी है और एक न एक दिन किस्मत हमें मिला कर रहेगी, लेकिन अब ये उम्मीद भी टूट गई। यशोदा जी के सब्र का बांध टूट रहा था। उन्होंने कार्तिक को झकझोरते हुए कहा कि कार्तिक, आप इस तरह से पहेलियाँ बुझाना बंद कीजिए। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आपकी उम्मीद इस तरह से निराशा में बदल गई? कार्तिक यशोदा जी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि माँ, आनंद जीजू का फ़ोन आया था। उन्होंने जयपुर राजघराने में निधि को उनके परिवार के साथ घुल मिलकर
परिवार के सदस्य की तरह रहते हुए देखा है। महल में कोई बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीजा जी को मिली थी। महल की साज सजावट की देख रेख करते वक्त उन्होंने निधि को राज परिवार के साथ हंसते हुए बात करते देखा है। वो वहाँ बहुत खुश दिखाई पड़ रही थी। माँ, हमें खुशी है कि निधि वहाँ खुश है, उस परिवार के साथ सुखी है, लेकिन ना जाने क्यों उन्हें अपने आप से अलग किसी और के साथ खुश होता हुआ सुनकर हमें अच्छा नहीं लग रहा। आप तो जानती ही हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों निधि के लिए हम ऐसा नहीं सोच पा रहे। जब से हमने ये बात सुनी है हमारा दिल रो रहा है। अब तक एक उम्मीद थी निधि हमें कभी न कभी वापस मिल जाएगी, लेकिन अब तो वो उम्मीद भी टूट चुकी है। क्या अब हमें ऐसे ही निधि की याद में जीवन गुजारना पड़ेगा, क्योंकि निधि को हम चाह कर भी भुला नहीं सकते। क्या सचमुच निधि कार्तिक को कभी वापस नहीं मिलेगी? क्या कहानी में कुछ नया मोड़ आने वाला है? जानने के लिए पढ़ते रहिए अनचाही दुल्हन। चलिए मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ। प्लीज़ आप लोग जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और इस कहानी के चौथे भाग का लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। प्लीज़ आप लोग लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के चौथे भाग को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए